Assalamu alaikum. The topic that we are going to discuss is phylum Zygomycota. फंजाई का phylum Zygomycota हम डिस्कस करने लगे हैं. इनको ज़ाइगोमाइसीड्स और कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहा जाता है. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर तो ज़ाइगोट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. अब जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, दो मेटिंग टाइप्स की ज़रूरत होती है. तो उसमें ये होता है कि दोनों टाइप्स, जैसे कि नॉर्मली ऐसा होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होती है, एक नेगेटिव स्ट्रेन होती है, या फिर एक फीमेल होती है, एक मेल होता है. इन द सेम वे इसके अंदर भी स्ट्रेन्स होती हैं. उन स्ट्रेन्स के दोनों के हाइफे होते हैं. जब वो हाइफे आपस में मिलते हैं तो उन हाइफास के मिलने से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. अब जो जाइगोट है वो जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो वो टेम्परेरी तौर पर एक थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको जाइगोस्पोर कहा जाता है. मतलब कि सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन की आपस में मीटिंग होगी, उनके हाइफे फ्यूज़ होंगे. उनके हाइफे फ्यूज़ होने की वजह से जो जाइगोट बनेगा उसको कहेंगे जाइगोस्पोर, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा जिसमें ना वो कोई ग्रोथ शो करेगा, ना इनटेक आउटटेक कोई चीज़ लेगा, सिर्फ एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहेगा. इसके जाइगोस्पोर नाम की वजह से इनको जाइगोमाइसीड्स कहा जाता है. उसके बाद आता है कि जब मियोसिस होती है तो ये जो जाइगोस्पोर बनता है ये जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देता है. और जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. हेप्लॉइड का मतलब है 1N के स्पोर्स बनते हैं. फिर जब ये सीड जर्मिनेशन शो करते हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेशन शो करते हैं तो न्यू माइसीलियम बनता है. माइसीलियम का मतलब है कि जो फंजाई की बॉडी है उसको माइसीलियम कहते हैं. तो जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो नई फंजाई ग्रो करेगी, न्यू माइसीलियम बनेगा. इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी स्पोर्स के ज़रिए से होती है. इनके अंदर जो हाइफे होते हैं वो सिनोसिटिक होते हैं. इसकी एग्जाम्पल में राइजोपस आएगा जो कि ब्रेड और फ्रूट्स वगैरह के ऊपर ग्रो करता है. नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसका साइकिल देखते हैं कि इसका साइकिल जो है वो लाइफ साइकिल किस तरह से होता है. यहाँ पे दिखाया गया है लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, जिसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. ये जाइगोमाइसीड्स होते हैं. और फिर दिखाया गया है कि किस तरह से ये ग्रो करते हैं. यहाँ पर इसकी आपको एक एग्जाम्पल जो है वो शो की गई है कि किस तरह से ये सारी डिवीजन जो है वो होती है. स्टार्ट यहाँ से होगा कि एक है पॉजिटिव साइड, एक है नेगेटिव साइड. ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे. एक ये है, फॉर एग्जांपल आप कह लें एक मेल है और एक फीमेल है और एक मेल है. इन द सेम वे इसके अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेन है और एक नेगेटिव स्ट्रेन है. ये दोनों आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे. पहले देखें ये एक अलहदा है, नेगेटिव साइड अलहदा है, पॉजिटिव साइड अलहदा है, अलग अलग ग्रो हैं. बाद में इसकी भी एक साइड आएगी और इसकी भी एक साइड आएगी और दोनों आपस में मिलेंगी. मतलब एक साइड, एक स्ट्रेन अलहदा थी पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली अलहदा ग्रोथ शो कर रही थी, ये अलग अलग थी. इन दोनों ने आपस में मीटिंग की और ये कंबाइन हो गई. जब ये कंबाइन हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिला, तो इनके मिलने से जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो इनके सेंटर में बनेगा गैमिटेंजिया. इनके मिलने से बना गैमिटेंजिया. गैमिटेंजिया से फिर बनेगा इन्हीं के सेंटर में जाइगोस्पोर. जाइगोस्पोर जो है वो कुछ अरसे के लिए डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है. फिर ये जाइगोस्पोर आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट करना शुरू कर देगा. जब मियोसिस होगी इसकी जर्मिनेशन के दौरान मियोसिस होगी, मियोसिस की वजह से ये ग्रोथ शो करेगा. तो इसके जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा उसको स्पेरेंजियोफोर कहेंगे और जो ऊपर टिप पे स्ट्रक्चर बनेगा उसको स्पोरेंजियम कहा जाएगा. तो ये स्पोरेंजियम है. इस स्पोरेंजियम के जब बर्स्ट होगा, स्पोर्स निकलेंगे, तो उससे एक पॉजिटिव स्ट्रेन बनेगी और कुछ से जो है वो नेगेटिव स्ट्रेन्स बन जाएंगी. अब ये हेप्लॉइड स्पोर्स हैं. कुछ से एक स्ट्रेन बन गई पॉजिटिव वाली और कुछ से नेगेटिव बन गई. अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं फिर ये बर्स्ट होते हैं और फिर इनसे भी फर्दर स्पोर्स निकलते हैं और फिर वो भी जर्मिनेशन शो करते हैं. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये फिर आपस में मिलती हैं और फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाता है. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिली, इनके मिलने से ये कंबाइन हुई, गैमिटेंजिया बना. गैमिटेंजिया से फिर जाइगोस्पोर बना. फिर जाइगोस्पोर ने जर्मिनेशन शो कर दी, मियोसिस हुई.
और फिर उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बने। अब ये जो स्पोर्स है इनसे नेगेटिव और पॉजिटिव फिर से जर्मिनेट हुए और फिर से वो मिलेंगे और फिर से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका साइकिल करना है। ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। इसकी ये सेक्सुअल के बारे में भी बताया गया है कि वो भी स्पोर्स के ज़रिए से होती है। और नॉर्मली इसमें एग्जांपल दी गई है कि ये ब्रेड और फ्रूट वगैरह जो घरों में होते हैं उनके ऊपर ग्रो करती है। तो ये आपने इसका इस तरह से याद करना है। एस्कोमाइकोटा के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं लास्ट लेक्चर में, तो एस्कोमाइकोटा आपने वहाँ से करना है। देन आ जाता है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो आते हैं उनको बेसिडियोमाइसीड्स कहा जाता है। इनको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। अब जो बेसिडियोमाइसीड्स आते हैं इनके अंदर बहुत से एडिबल मशरूम्स आते हैं, बहुत से प्लांट पैथोजन जो कि बहुत ही स्वेयर किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं। रस, स्मर्ट, पफ बॉल्स, ब्रैकेट, शेल्फ फंजाई, ये सारी की सारी फंजाई की टाइप्स जो हैं ये क्लब फंजाई के अंडर आती हैं। बेसिडियोमाइसीड्स का नाम जो है वो उनकी शेप की वजह से है, क्योंकि इनके अंदर क्लब शेप प्रेजेंट, ये क्लब शेप्ड होते हैं तो इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं। और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको बेसिडियम कहा जाता है, जिसका प्लूरल जो है वो बेसिडिया होता है। और इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है उसके बाद मेयोसिस की प्रोसेस जो है वो इसके अंदर होती है। यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो की गई है बेसिडियोमाइसीड्स की। ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह से ये ज़मीन पर ग्रो करते हैं। आप कभी ग्राउंड में लगा हुआ देखा हो तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो तो इसका मतलब है वो फंजाई होता है। तो ये इसका ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको पाइलस कहते हैं। ये इसको अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर को आप टेढ़ा करके देखें तो नीचे आपको यहाँ पर गिल्स नज़र आएंगे। और ये जो मशरूम फ्रूटिंग बॉडी है ये ग्रो होती है N+N, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेन का एक N और नेगेटिव स्ट्रेन का एक N, दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों मेटिंग करेंगे तो उसके बाद फिर ये एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और ये जो N+N होता है ये डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक ये हाइफे है इसका। डाइकैरियोटिक का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन की प्लाज्मोगेमी होती है और प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी फौरन नहीं होती। उनके साइटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं लेकिन उनके न्यूक्लियाई आपस में फौरन से फ्यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से जब दोनों स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं तो उसको कहते हैं कि ये डाइकैरियोटिक हाइफे है। इसके अंदर से इसका जो ये गिल्स वाला स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इस शेप के होते हैं। अब ये जो बेसिडिया है इनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बेसिडिया है इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है कि इसको बेसिडियम भी कहते हैं और इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनको बेसिडियोस्पोर्स कहा जाता है। और हर जो बेसिडियम होता है उसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं या फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। जैसे पीछे आपने एस्कोमाइकोटा में पढ़ा था कि 8 एस्कोस्पोर जो हैं वो हर एस्की के अंदर होते हैं, तो इसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स हर बेसिडियम के अंदर होते हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर आपको ज़मीन पे नज़र आता है। इसको आप टिल्ट करके उल्टा करके देखें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बेसिडियम होती है, बेसिडिया होता है और हर बेसिडिया के अंदर 4 बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और जो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड का मतलब होता है 1N के, तो जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जो कि बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं वो बेसिडियम के ऊपर ग्रो करते हैं, बेसिडियम के अंदर ग्रो नहीं करते। मतलब जहाँ कहीं पे बेसिडियम होगा उसके ऊपर वाली बिल्कुल साइड पे बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अगर हाइफे के अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, एक न्यूक्लियाई हर सेक्शन के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। और हर सेक्शन के अंदर अगर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो तो उसको बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। बेसिडियोमाइसीड्स का जो हाइफे होता है वो सेप्टेट होता है, मतलब कि उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। हाइफे के अंदर सेक्शंस बने हुए होते हैं, जैसे कि अगर ये हाइफे है तो इसके अंदर क्रॉस वॉल्स जगह जगह पर प्रेजेंट होंगी, सेक्शंस बने हुए होंगे।
तो हर सेक्शन के अंदर, जैसे ये एक सेक्शन है, फिर यहाँ पर एक और सेक्शन, फिर यहाँ पर एक और सेक्शन, अलग अलग क्रॉस वॉल्स में ये डिवाइड हुआ होगा। और हर क्रॉस वॉल के अंदर अगर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो ये यूनिन्यूक्लिएट होगा। और अगर हर सेक्शन के अंदर दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, मतलब के दोनों मेटिंग टाइप्स के न्यूक्लियाई एट अ टाइम को एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्होंने आपस में फ्यूजन नहीं की, तो इसका मतलब है कि हाइफे जो है वो बाई न्यूक्लिएट है और बाई न्यूक्लिएट के साथ साथ डाइकैरियोटिक है। इनका जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि ये इसका हाइफे है, इसके ऊपर ये जो पाइलस है ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। तो फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन इनके अंदर होती है। उसके बाद आ जाता है कि इसकी रस्ट फंजाई की एग्जांपल है प्यूसिनिया, और इसके अलावा जो है स्मट फंजाई है उसमें कॉमन एग्जांपल आती है अस्टिलागो। तो आपने याद रखना है कि कॉमन रस्ट फंजाई जो है उसके अंदर प्यूसिनिया है, और अस्टिलागो स्पीशीज जो हैं वो मोस्टली आती हैं स्मट फंजाई के अंदर। तो रस्ट और स्मट की आपको एग्जांपल्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। अस्टिलागो ट्रिटिकी जो है ये लूज स्मट ऑफ वीट है। इसके स्पोर्स को टीलियोस्पोर्स कहते हैं, और जब ये डिजीज़ वीट के अंदर होती है तो जो इन्फेक्टेड वीट ईयर्स होते हैं जिनके अंदर ये स्मट के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ से इन्फेक्टेड वीट से हेल्दी फ्लावर्स तक विंड के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और फिर जहाँ पे हेल्दी फ्लावर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जाके जर्मिनेशन शो कर देते हैं। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह एंड सो ऑन, पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो जाती है। जो हाइफे न्यू जर्मिनेट करते हैं वो फ्लावर की ओवरीज के अंदर पेनिट्रेशन कर जाते हैं और फिर वहाँ पर भी डिजीज़ कॉज कर देते हैं। ओवरी के अंदर जो न्यू डिजीज कॉजिंग हाइफे होता है उसका जो फंजाई होता है, जो उसके स्पोर्स होते हैं, जो माइसीलियम होता है, वो ओवरी के अंदर फैल जाता है और फिर वहाँ पर डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर रहने लग जाता है। डॉर्मेंट कंडीशन का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जिसमें ना वो ग्रो करते हैं, ना वो कोई चीज़ इनटेक करते हैं, ना आउटटेक करते हैं, एक जो है वो बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं और फिर सीड के अंदर रहने लग जाते हैं। अब जो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं वो पूरा सीज़न पड़े रहते हैं और फिर अगले सीज़न में उनको लगाया जाता है। जैसे अक्सर आप लोग सुनते हैं कि ये गंदम का सीज़न है, उसके अंदर गंदम लगती है, फिर उसकी कटाई हो जाती है, फिर सीज़न ख़त्म हो जाता है, फिर अगला सीज़न जो है वो चावलों का आता है, उसके बाद फिर जो है वो 6 महीने गुजर जाते हैं तो फिर वीट की बारी दोबारा से आती है। तो वीट जो है वो साल में एक ही दफ़ा ग्रो करती है। तो जब इन्फेक्टेड सीड जो हैं वो पूरा सीज़न पड़े रहते हैं तो जो स्पोर्स होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, वो सेव रहते हैं पूरा सीज़न जो है वो सीड्स के अंदर जो है वो पूरा टाइम जो है वो स्टोर रहते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। जब अगले सीज़न में वो डिजीज़ कॉजिंग सीड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं तो उनके ज़रिए से स्पोर जो हैं वो दोबारा से कर्नल के अंदर जो दाने होते हैं उनके अंदर जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं और उनको फिर पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप बीज वगैरह लें सीज़न में लगाने के लिए तो वो अच्छी क्वालिटी के लिया करें, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं होंगे तो उनसे ग्रो होने वाली जो फसल होगी वो भी अच्छी नहीं होगी और डेफिनेटली जब उसको बेचेंगे तो इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद भी नहीं होगी। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि सीड्स के अंदर डिजीज़ हो सकती है तो उन सीड्स को नहीं लगाना चाहिए और हमेशा सीड्स लेने भी, स्टोर भी वही करने चाहिए जिनकी फसल जो है वो ऑलरेडी हेल्दी हो। अगर किसी भी फसल के अंदर थोड़ी बहुत भी डिजीज़ हो तो उनके सीड्स कभी भी स्टोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो लाजमी हो। तो इस वजह से सीड्स हमेशा देख के लेने चाहिए। अब जो ग्रेन्स की कवरिंग होती है, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो उसके अंदर से जो ब्लैक स्पोर्स होते हैं वो निकल जाते हैं और फिर वो विंड की वजह से यहाँ वहाँ डिस्पर्स होने लग जाते हैं और फिर से जो है वो डिजीज़ फैलने लग जाती है और आसपास के सारे प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देती है। अब यहाँ पर फिर से एक यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया गया है, डिजीज साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीज कास्ट बाय क्लब फंजाई, जिसको अस्टिलागो ट्रिटिकी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये नंबर 1 से इसका साइकिल शुरू होगा। जो कर्नल की मेम्ब्रेन है, जो अगर आप लोगों ने कभी गंदम देखी हो तो इस तरह से उसका जो सिट्टा होता है, जो उसका कर्नल होता है, जब इसकी मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन होती है
टूटती है तो इसके अंदर जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो इसके अंदर से जो स्टोर होते हैं वो निकल जाते हैं और हवा की वजह से वो यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि सिट्टा जो है या कर्नल जो है वो वीट का वो टूटा, उसके टूटने की वजह से उसके अंदर जो स्पोर्स थे वो हवा की वजह से फैले। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएगा, ये इन्फेक्टेड प्लांट था, इसकी ब्रेकडाउन हुई, इसके अंदर से स्पोर्स निकले, तो एक हेल्दी प्लांट जो है उसके फ्लावर के ऊपर जाके ये जो डिजीज कॉजिंग टीलियोस्पोर थे ये उस हेल्दी फ्लावर के ऊपर जाके लैंड करेंगे। तो जब ये हेल्दी फ्लावर के ऊपर लैंड करेंगे तो उसके बाद अगले स्टेप पे होगा कि वो जो टीलियोस्पोर्स थे हेल्दी फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट कर जाएंगे और जो डाइकोरियोटिक माइसीलियम होगा तो वो ओवरी के ऊपर ग्रो करने लग जाएगा, उसके ऊपर डिजीज कॉज करेगा। डाइकैरियोटिक का मतलब है कि उसके अंदर दोनों टाइप्स के न्यूक्लियाई एट अ टाइम को एग्जिस्ट कर रहे हैं और फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ओवरी जो होती है वो फीमेल का पार्ट होता है। तो फ्लावर के ऊपर ओवरी के ऊपर जाकर ये जो टीलियोस्पोर्स हैं ये ग्रो करने लग जाएंगे और जब ये ग्रो करेंगे तो उसके बाद जो है जो माइसीलियम है, अब जो डिजीज कॉजिंग माइसीलियम होगा वो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा जिससे नया प्लांट बनना है उस एम्ब्रियो के ऊपर इन्वेड करेगा, फैल जाएगा। अब ये एम्ब्रियो जिससे नया प्लांट ग्रो करना था इसके ऊपर जो डिजीज कॉजिंग माइसीलियम है वो फैल जाएगा। अब जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो माइसीलियम है वो डोरमेंट फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब कि ऐसी स्टेज में चला जाएगा कि वो ना कुछ अंदर लेगा ना कुछ बाहर करेगा, एक स्टक स्टेज में चले जाएगा। इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि माइसीलियम बिकम डोरमेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ इन्फेक्टेड वीट कर्नल। तो जिसके ऊपर इन्होंने अब डिजीज कॉज की है, अटैक किया है, उसके एम्ब्रियो के अंदर जाके डोरमेंट कंडीशन में माइसीलियम जो है वो चला जाएगा। अब ये जो माइसीलियम होगा जो डोरमेंट कंडीशन में था, जब यंग सीडलिंग जब एम्ब्रियो ग्रो करने लगेगा, यंग कंडीशन में होंगे सीडलिंग, उनके ऊपर फैल जाएगा, उनको इन्फेक्ट करेगा। अब प्लांट के जब जो प्लांट ग्रो कर रहा होगा उसके ग्रोइंग पॉइंट्स पे जहाँ से प्लांट ने ग्रोथ शो करनी होती है वहाँ पे माइसीलियम जो है वो फैलना स्टार्ट कर देगा, जो कि डिजीज कॉजिंग होगा। वो हेल्दी टिप्स के ऊपर फैलने लग जाएगा जहाँ पे प्लांट ने ग्रोथ शो करनी है। अब प्लांट की ग्रोथ हो गई, जब प्लांट ग्रो करेगा तो इसके अंदर जो माइसीलियल सेल्स होंगे कर्नल के अंदर जहाँ पर जो ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होंगे उनके अंदर टीलियोस्पोर्स बनने लग जाएंगे, मतलब कि जहाँ पर उसके अपना हेल्दी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी उन दानों के अंदर जो है वो फिर ब्लैक कलर के स्पोर्स बनने लग जाएंगे जिनको टीलियोस्पोर्स कहेंगे। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी कि जो जितने भी जो सिट्टा होगा, जो कर्नल होगा प्लांट का जो ग्रोथ शो करेगा वो पूरे का पूरा जो है वो टीलियोस्पोर से फिल हो जाएगा। अब फिर जब वो फिल हो जाएगा तो जब कभी उनके साथ कोई प्रेशर लगेगा या उनकी कटाई होगी या फिर विंड करंट ज़्यादा होंगे, हवा तेज़ चलेगी, तो वो स्पोर्स जो हैं वो फैल के फिर से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका साइकिल करना है। इसको एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहले एक प्लांट है जिसके ऊपर जिसके अंदर डिजीज कॉजिंग टीलियोस्पोर्स हैं। अब जब कभी इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा या हवा तेज चलेगी या कुछ भी होगा, इनकी ब्रेकडाउन होगी या किसी जानवर ने मुंह मारा, इनकी ब्रेकडाउन हुई, तो जब ब्रेक होंगे तो इनके अंदर से टीलियोस्पोर्स निकलेंगे। अब जब टीलियोस्पोर इसके अंदर से निकलेंगे तो वो हेल्दी प्लांट के ऊपर जाके लैंड करेंगे। अब हेल्दी प्लांट के ऊपर वो टीलियोस्पोर जो हैं वो जाकर उसकी फ्लावर की ओवरी पे अटैक करेंगे। अब ओवरी के ऊपर टीलियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करने लग जाएंगे। उसके बाद जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा उस एम्ब्रियो के ऊपर ये ग्रो करने लग जाएंगे और उस एम्ब्रियो के अंदर जाके डोरमेंट स्टेज में स्टोर हो जाएंगे। जब वो एम्ब्रियो जो है वो नेक्स्ट सीजन में सीड सो किया जाएगा तो वो जो यंग सीडलिंग होगा उसके ऊपर ये माइसीलियम फैल जाएगा। फिर उसके बाद ये यंग सीडलिंग जब ग्रोइंग एज के अंदर जाएगा तो इसकी जो ग्रोइंग टिप्स होंगी उसके ऊपर फैल जाएगा। फिर इसकी ग्रोइंग टिप्स के ऊपर जब फैल जाएगा फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता की ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ हो जाएगी तो फिर इसके अंदर सारी जगह पे टीलियोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सारे के सारे सेल्स के अंदर टीलियोस्पोर्स फैल जाएंगे। फिर इसके कर्नल की जब फुली ग्रोथ हो जाएगी तो फुली टीलियोस्पोर्स इसके अंदर ग्रो हो जाएंगे।
इसके बाद जब कभी फिर इनके साथ कोई भी प्रेशर होगा, कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई, जानवर किसी ने मुंह मार लिया, एयर करंट बहुत तेज़ हो गया, तो इसके अंदर से टीलियोस्पोर निकल कर फिर किसी हेल्दी प्लांट पे जाएंगे, फिर उसकी ओवरी पे अटैक करेंगे, फिर उसके सीड पे जाएंगे, फिर जब वो लगेगा, और इस तरह करके एक साइकिल जो है वो इनका चलता जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल है इनका। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ड्यूट्रोमाइसीड्स हैं, तो ये आपने नहीं करने। अगर आप देखें कि इनकी डायग्राम, तो आप इसको रफ सा इसके ऐसे ऐसे जैसे लीव्स बनते हैं इस तरह करके इसको बना के इसके साइकिल की आपने ये वर्डिंग जो है कि याद करनी है। और जो है इसके नीचे ड्यूट्रोमाइकोटा इम्परफेक्ट फंजाई, ये आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इस तरह ये आपके फंजाई के जो हैं वो फाइलम्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके जो हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।